हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए पांचवा मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस पांचवें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस पांचवें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस पांचवें मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पांचवें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि घड़ी में वास्तविक समय 3:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से और मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। और यदि ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही सोल्व कर दोगे। ट्रिक क्या है तो वो देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, आपको करना क्या है, जो आपको वास्तविक समय दिया गया है उस वास्तविक समय को क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। यदि आप वास्तविक समय को 11:60 में से घटा दोगे तो आपके पास जो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा वो ज्ञात हो जाएगा। ये मेरे भाई क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, वास्तविक समय क्या दिया गया है, 3:27 है। तो इस वास्तविक समय को हम घटा देंगे किस में से, इस 11:60 में से। तो यहां पर देखिए 11:60 में से हम घटा देंगे किसको, 3:27 को। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, देखिए यदि 60 में से 27 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 33 और यहां पर देखिए 11 में से 3 को घटा देंगे तो यहां पर बच जाएगा 8। यानी कि किसी घड़ी के अंदर वास्तविक समय 3:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 8:33। अब हमें देखना है कि 8:33 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 8:33 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि घड़ी में वास्तविक समय 13:15 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। अब देखिए 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जल्दबाजी के अंदर इस दूसरे प्रश्न को भी क्या करेंगे, सेम पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो वो जल्दबाजी के अंदर करेंगे क्या मेरे भाई, देखिए वो यहां पर कर देंगे क्या, वो इसके अंदर क्या करेंगे, 11:60 में से वास्तविक समय को घटा देंगे। वास्तविक समय दिया गया है 13:15 तो मेरे भाई 11:60 में से वो क्या कर देंगे, घटा देंगे 13:15 को। तो यहां पर आंसर क्या निकलेगा, देखिए 60 में से 15 चला जाएगा, यहां पर बच जाएगा कितना, 45 है। और मेरे भाई देखिए 11 में से 13 चला जाएगा तो यहां पर बच जाएगा -2। तो क्या यहां पर समय -2 45 होगा। तो मेरे भाई आप हमेशा याद रखना, समय कभी भी आपको माइनस के अंदर नहीं मिलेगा। तो सर ऐसी कंडीशन में हम इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, दोनों तरीके के प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए इतना बेसिक से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, यहां पर समझिए। और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो देखिए जब भी आपको घड़ी के अंदर वास्तविक समय 12 बजे से पहले का दिया जाए
तब आपको क्या करना है, वास्तविक समय को घटाना है 11:60 में से। और यदि आपको घड़ी के अंदर वास्तविक समय 12 बजे से अधिक दिया जाए तो उसके लिए ट्रिक है क्या, तो उस वास्तविक समय को आपको घटाना है किसके अंदर से, 23:60 में से। ठीक है मेरे भाई, इन दोनों तरीकों को आप याद रखना। तो यहां पर हमें समय दिया गया है 12 बजे से अधिक, तो हम क्या करेंगे, इस वास्तविक समय को घटा देंगे 23:60 में से। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 23:60 में से 13:15 को घटा देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, 60 में से 15 चला जाएगा तो यहां पर बच जाएगा कितना, 45 है। और 23 में से 13 को निकाल देंगे तो यहां पर बच जाएगा 10। यानी कि यदि घड़ी में वास्तविक समय 13:15 है तो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 10:45। अब हमें देखना है कि 10:45 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 10:45 में दिया गया है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 14 का संबंध है 42 के साथ में, 11 का संबंध है 33 के साथ में, तो 16 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले हमें यहां पर पता करना है कि 14 से यहां पर 42 कैसे बना है। उसी प्रकार से हमें यहां पर पता करना है कि 11 से यहां पर 33 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर ज्ञात करेंगे कि 16 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए 14 से यहां पर 42 बनाया गया है कैसे, तो मेरे भाई क्या किया गया है, 14 से 42 बनाने के लिए इस 14 का मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ में। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि हम 14 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 14 तिये 42। और ध्यान से देखिए 42 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि 11 से यहां पर 33 सेम इसी प्रकार से बना है क्या, तो करेंगे क्या, सेम इस 14 की तरह इस 11 का मल्टीप्लाई भी हम कर देंगे किसके साथ में, 3 के साथ में। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 11 तिये कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 11 तिये 33। और ध्यान से देखिए 33 यहां पर हमारे सामने दिया गया है। तो मैं यहां पर उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर आसानी से बता देंगे कि 16 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहां पर 16 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जिस प्रकार से 14 का मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ में और 11 का मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ में, सेम इसी प्रकार से हम भी क्या कर देंगे, इस 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में, 3 के साथ में। तो यहां पर कितना बन जाएगा, ध्यान से देखिए यहां पर बन जाएगा 16 तिये 48। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 48। अब हमें देखना है कि संख्या 48 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 48 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए
जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और यदि आपको यह पीडीएफ सेट लेना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मैं आप सभी को यह गारंटी देता हूं, यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लेना है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लेना है। और इसी के साथ में यदि आपको इन 21,000 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 4 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 4 से 32 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 90% स्टूडेंट इस प्रश्न को यहाँ पर सोल्व करेंगे कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए वो यहाँ पर क्या करेंगे, पता करेंगे कि 4 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि सर 4 से 32 बन जाएगा कैसे। यदि हम इस 4 का क्या कर दें, 8 गुना कर दें, तो 4 का 8 गुना होता है 32, और 32 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 7 के अंदर है और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई जिस प्रकार से 4 का 8 गुना किया गया है उसी प्रकार से 7 का भी हम क्या कर देंगे, 8 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 7 56, यानी कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आनी चाहिए कितनी, 56। तो अब देखिए कि किसी ऑप्शन के अंदर 56 दिया गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 56 नहीं दिया गया है, यानी कि आपके इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई देखिए मैंने आपको काफी बार बताया है कि जब एग्जाम के अंदर प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर 4 से 32 बनाया गया है कैसे। तो सबसे पहले क्या किया गया है मेरे भाई, इस 4 का किया गया है स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 16 से 32 बनाने के लिए इस 16 का किया गया है 2 गुना, 16 का 2 गुना होता है 32। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 32 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम भी क्या काम करेंगे, इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मेरे भाई इस 7 का सबसे पहले कर देंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 7 का स्क्वायर होता है 49, और इस 49 का भी हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 49 का 2 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 49 का 2 गुना होता है 98, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 98। अब हमें देखना है
कि संख्या 98 किसी ऑप्शन में है? तो आंसर है संख्या 98 में दी गई है, ऑप्शन है ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और यदि आप पहली बार के अंदर ग्रुप डी एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस एग्जाम के लिए इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी सभी क्लासेज बिल्कुल फ्री होंगी, तो उन सभी क्लासों को आप जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि जूते का संबंध आदमी के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से जूते का संबंध आदमी के साथ में है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि घोड़े का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जूते का संबंध है आदमी के साथ में कैसे। तो मेरे भाई जो जूते होते हैं वो आदमी पहनता है पैरों में, या जो जूते होते हैं वो आदमी के पैरों में पहने जाते हैं। उसी प्रकार से हमें यहाँ पर बताना है कि घोड़े के पैरों में क्या होते हैं। तो मेरे भाई जिस प्रकार से आदमी के पैरों में जूते होते हैं उसी प्रकार से घोड़े के पैरों में होते हैं खुरे। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा खुरे। अब हमें देखना है कि खुर शब्द किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है खुर शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है सोना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि इन सभी में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है चांदी। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। पेट्रोलियम से बनने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है ब्यूटेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है मीथेन और ऑप्शन डी है एथेन। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि पेट्रोलियम से बनने वाली सबसे हल्की गैस है मीथेन गैस है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश
और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। कौन सी फसल को अधिक जल की आवश्यकता रहती है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी फसल को सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से जो धान की फसल होती है इस धान की फसल को सबसे अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से मलेरिया रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया के कारण है, ऑप्शन बी है वायरस के कारण है, ऑप्शन सी है फंगस के कारण है और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो मलेरिया रोग होता है ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो मेरे भाई याद रखना जो मलेरिया रोग होता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में फैलता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो मादा एनाफ्लीज नामक जो मच्छर होता है उसके कारण होता है मलेरिया रोग। ठीक है, तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दलहनी फसलें किसके संवर्धन में सहायक होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो दलहनी फसलें होती हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल के कारण है, ऑप्शन बी है कैरोटीन के कारण है, ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन के कारण है और ऑप्शन डी है साइटोक्रोम के कारण है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि जीवाणु का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जीवाणु का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी के अंदर है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो जीवाणु का अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी के अंदर है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 73, मेरे भाई यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों के अंदर यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सोयाबीन किस प्रकार की फसल मानी जाती है? ऑप्शन ए खाद्यान्न फसल है, ऑप्शन बी है दलहनी फसल है, ऑप्शन सी है तिलहनी फसल है और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो सोयाबीन है ये दोनों प्रकार की फसलें मानी जाती है। अब दोनों प्रकार कौन कौन से हैं तो देखिए मेरे भाई, जो सोयाबीन है ये दलहनी फसल भी मानी जाती है और तिलहनी फसल भी मानी जाती है, इसलिए 15% के अंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है डी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप के अंदर भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।